नमस्कार, मेरा नाम है शुभ शुक्ला और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक स्कूटी की जो बातें आप सुनते हैं मार्केट में कि मोटर की पावर, बैटरी, स्पीड, रेंज, इन सब के ऊपर। एक्चुअली होता क्या है, कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो उसे प्रमोट करना है। प्रमोट करने में उससे कई बड़ी बड़ी बातें बोलनी है कि जैसे मेरे मोटर जो है वो मिड ड्राइव मोटर है, चेन वाला मोटर है, आईएमपी मोटर है, हब मोटर है, इस तरह की बातें। फिर बात करेंगे कि हमारे में 4 किलोवाट की बैटरी है, 6 किलोवाट की बैटरी, 3 किलोवाट की बैटरी है ना। या फिर मोटर की परफॉर्मेंस की बात करेंगे कि हमारा मोटर जो है 6 किलोवाट आवर का मोटर, या मतलब कुछ भी कह सकते हैं, इस तरह की बातें करेंगे। और आपको बताएंगे कि हमारी रेंज जो है वो 200 किलोमीटर है और 150 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, इस तरह की बातें आपसे करी जाती हैं। बट एज अ कस्टमर और एज ए एंड यूज़र आपको पहले अपनी नीड समझनी पड़ेगी और आप अपनी गाड़ी पे कितना खर्चा करना चाहते हैं आपको ये समझना पड़ेगा। और जो ये बड़ी बड़ी बातें आपसे करी जाती हैं कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरह की बातें आपको समझना पड़ेगा कि ये आपसे किस तरीके से पैसा निकालने के तरीके हैं। हम इस पर 1 to 1 बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वाले जो गाड़ियाँ आ रही हैं सबकी। आपने देखा होगा कि उस पर लिखा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वाली गाड़ी है कि आप सॉफ्टवेयर बेस्ड गाड़ी है, उस पर सॉफ्टवेयर के थ्रू कई फंक्शन रन करते हैं और आपको डिटेलिंग मिलती है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो भी सॉफ्टवेयर बेस्ड गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो हर वक्त आप पर निगरानी रखता है, आपका सारा डाटा उसके साथ शेयर हो रहा है। ठीक है जी। तो आपकी गाड़ी कहाँ जा रही है, किस स्पीड पे जा रही है, कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आपने एक केस सुना होगा शायद, अगर आपकी नॉलेज में होगा, कि टेस्ला की गाड़ी से एक इंसिडेंट हुआ था, एक क्रिमिनल ऑफेंस हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि टेस्ला ने सारी की सारी जानकारी IFB के साथ शेयर कर दी थी। इवन उनकी जो बातचीत हो रही थी वो भी शेयर कर दी थी। आपकी गाड़ी भी सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो आपको क्या लग रहा है कि जो टेस्ला कर सकता है वो आपके साथ नहीं हो रहा होगा। मैं एग्जैक्टली ओला की बात करूँ, ओला सॉफ्टवेयर बेस्ड गाड़ी है, तो क्या ओला के पास आपका डाटा नहीं जा रहा है? आपका सारा डाटा जा रहा है, आपकी एक इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुँच रही है। तो कल को जब आप किसी बात के लिए वारंटी क्लेम करने के लिए जाएंगे या कोई इवेंट होता है, ऐसा कुछ मिसहैप होता है, कुछ भी वारंटी क्लेम का इशू बनता है, तो आपकी वारंटी बहुत आसानी से डिनाई कर दी जाती है कि नहीं भाई, आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि आपकी गाड़ी इस तरीके से चली थी या उसने कंडीशन फॉलो नहीं करी थी, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि और जो भी ये गाड़ी ऑपरेटिव से सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं उनमें डाटा आपका साथ हर वक्त शेयर होता रहता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ आती है रेंज की। आपसे बताया जाता है कि 200 किलोमीटर की रेंज, IDC रेंज, है ना जी। देखिए, रेंज जो होती है जब कंपनी आपको देती हैं, आपकी गाड़ी भले 105 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकती है, लेकिन जब रेंज की बात आएगी तो आपको गाड़ी 40 किलोमीटर के आसपास ही चलानी पड़ेगी, तभी आप रेंज लगा पाएंगे, और वो भी सिंगल राइडर चलेगा। ठीक है जी। टायर का प्रेशर हमेशा स्टैंडर्ड जो है वो होना चाहिए, जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपका सड़क का इंक्लाइनेशन क्या है वो भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो सब स्टैंडर्ड में आता है तब जाके गाड़ी की रेंज निकल के आती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप गाड़ी लेके बैठे हैं कि मैं 200 किलोमीटर वाली गाड़ी ले रहा हूँ और मैं गाड़ी चलाऊँगा 70 की स्पीड पर, मैं 200 किलोमीटर की रेंज निकाल लूँगा, तो भाई साहब नहीं निकलेगी। अगर आपको रेंज निकालनी है तो आपको अपनी गाड़ी 40 की स्पीड में ही चलानी पड़ेगी, सिंगल राइडर के साथ चलानी पड़ेगी, तब आप रेंज निकाल कर ला पाएंगे, वरना आपको रेंज नहीं मिलने वाली। तो आपने जो स्पीड वाली गाड़ी ली है, अगर आप उस स्पीड का यूज़ नहीं कर पाएंगे तो ये आपको डिसाइड करना है ना जी, कि किस तरह की गाड़ी आपने ली और आपको क्या उससे आउटपुट चाहिए। अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको रेंज नहीं मिलने वाली, है ना। अगर आपको लोडिंग के लिए गाड़ी चलानी है तो आपको रेंज नहीं मिलेगी। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं मोटर टाइप के ऊपर। चेन ड्राइव मोटर, बेल्ट ड्राइव मोटर, हब मोटर, इस तरह की कई बातें करी जाएंगी। और उसमें आपसे ज़्यादातर कंपनियां कहती हैं कि हब मोटर जो होता है वो जो है तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, और जो मिड ड्राइव मोटर या चेन ड्राइव मोटर या बेल्ट ड्राइव मोटर है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती है। देखिए, परफॉर्मेंस जो एक आम एंड यूज़र है उसको इन चीज़ों में परफॉर्मेंस में फ़र्क महसूस नहीं होगा।
जो एक शहर में चलने वाला आम इंसान है उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं महसूस होगा कि जो मिड ड्राइव मोटर है वो क्या चल रहा है और हब ड्राइव मोटर में क्या फ़र्क आ रहा है। माइट भी थोड़ा बहुत पिकअप में आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा, लेकिन वो अगर सेम कैपेसिटी का मोटर होगा तो शायद वो भी पता ना चले, है ना। सॉरी, तो आपको पता नहीं चलेगा। कंपनियां हब मोटर जो है वो यूज़ कम इसलिए कर रही हैं, कुछ कंपनियां, सारी कंपनियां नहीं, कुछ कंपनियां क्यों इसलिए कर रही हैं, उनमें मेंटेनेंस का इशू नहीं आता, बहुत कम होता है। देखिए मुझे 5 साल हो गए ईवी मार्केट में, 5 साल से हम ईवी में डील कर रहे हैं, तो मुझे पता है दोनों मोटर के बीच में फ़र्क थोड़ा बहुत, इतना तो मैं बता सकता हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हो चुका है मुझे, एंड यूज़र का एक्सपीरियंस तो है मुझे एग्जैक्टली, है ना जी। तो हब मोटर में मैं आपको बताऊँ 5 साल में अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो शायद 1 या 2% मोटर में प्रॉब्लम आई होगी, है ना जी। और अगर आज की डेट में बात करूँ मोटर की, एक हब मोटर जो है नॉर्मल कोर्स में 8-9 हज़ार का मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी मिड ड्राइव मोटर में, आईएमपी मोटर में, चेन ड्राइव मोटर में प्रॉब्लम है कि 8-10 हज़ार का मोटर आएगा, नहीं आएगा भाई साहब। 20-25 हज़ार रुपये का हिसाब किताब मान के चलिए कि वो आएगा, और 80% केस में वो खर्चा आपको ही बेयर करना पड़ेगा। आपकी वारंटी कुछ ना कुछ इशू बना के, कुछ ना कुछ कंडीशन लगा के वो लैप्स कर दी जाएगी, तो ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि ये जो मोटर होते हैं बेल्ट ड्रिवन, चेन ड्रिवन वाले, इनको पीरियोडिक सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। बेल्ट ढीली हो जाएगी, वो उसकी परफॉर्मेंस कुछ कर जाएगी, कट जाएगा, शाफ्ट कटेगा, इस तरह की कई चीज़ें होती हैं, तो आपको वो सर्विस का खर्चा आपके ऊपर आएगा। कंपनी को सर्विस नहीं मिलती हब मोटर के ऊपर, ज़्यादातर केस में कंपनी के अगर हब मोटर लगा हुआ है तो गाड़ी सर्विस के लिए जल्दी नहीं आती, लेकिन अगर मिड ड्राइव मोटर, चेन ड्राइव मोटर है तो सर्विस के लिए आना पड़ेगा थोड़े दिनों बाद, क्योंकि परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी, तो ये समस्या आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का मोटर लगा हुआ है तो कोई बड़ी कमाल की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा कि परफॉर्मेंस में कितना बड़ा अंतर आ रहा है, कोई अंतर नहीं आएगा। 5-10% का अंतर अगर होगा तो आपको महसूस भी नहीं होगा अगर सेम कैपेसिटी की मोटर है। ज़्यादातर जो हब मोटर वाली गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी कैपेसिटी कम है, और जो चेन ड्राइव वाली मोटर आ रही है उनकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस और पिकअप और स्पीड का अंतर आपको बताया जाता है। अदरवाइज़ अगर सेम परफॉर्मेंस, सेम कैपेसिटी की गाड़ी है तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में अंतर पता नहीं चलेगा, ठीक है जी। तो ये तो कोई मोटर की बात। अब आते हैं हम लोग स्पीड की बात। स्पीड से मैंने पहले बताया था आपको कि स्पीड जैसे अगर आपको रेंज चाहिए तो आपको स्पीड से समझौता करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है, मार्केट में कोई भी गाड़ी जो है, जो टू व्हीलर है ना जी, वो दौड़ाने के लिए तो नहीं बना है। उसका जो मेन पर्पस है वो है कि आप डेली कम्यूट जो करते हैं, जो आप सामान्य शहर के अंदर चलते हैं, वो उस पर्पस की गाड़ी हैं सारी। अगर आप सोच रहे हैं कि स्पीड में दौड़ाएंगे गाड़ी, और गाड़ी इस लेवल की है कि वो कोई इम्पैक्ट झेल सकती है स्पीड का, तो सॉरी सर, वो नहीं झेल पाएगी। आप कितनी भी महंगी गाड़ी लेके बैठे हो मार्केट में, अगर आप दौड़ा रहे हो उसको, दौड़ाते समय कहीं कुछ हुआ तो गाड़ी झेल नहीं सकती। कोई भी गाड़ी स्पीड को झेलने के लिए फ़िलहाल नहीं बनी हुई है। ये गाड़ियाँ है ही नहीं, सारी की सारी फाइबर बॉडी में आती हैं, ठीक है जी, जिनका चेसिस जो होता है वो सिंगल पाइप पे बना हुआ होता है चेसिस, ठीक है जी। कोई भी गाड़ी इस कैपेसिटी की नहीं है कि जो एक हाई स्पीड में इम्पैक्ट को झेल सके, बिखर जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर। और ऐसा कुछ होता तो इंश्योरेंस में आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी गाड़ी सॉफ्टवेयर ड्रिवन है, उससे पता चल जाएगा गाड़ी आपकी जो हाई स्पीड में चल रही थी, आपको इंश्योरेंस भी नहीं मिलने वाला। सही है सर, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं बैटरी के ऊपर। जितनी हैवी कैपेसिटी की आपने गाड़ी ली है, अगर आपका पर्पस उतना है, जैसे मान लीजिए आपने 200 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी ली है ना जी, और आपका डेली चलना हो रहा है 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, ठीक है जी, तो वो बैटरी आपका कोई पर्पस सॉल्व नहीं कर रही, क्योंकि जब कभी बैटरी ख़राब होगी आपको डलवानी उसी कैपेसिटी की बैटरी। और मैं बताऊँ आपको एक चीज़ और, 10 साल कोई बैटरी नहीं चलेगी ही नहीं। आपसे कहा जा रहा है 8 साल की वारंटी, 8 साल की वारंटी परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं है, उसमें नहीं बताया कि कितने % डिग्रेडेशन के बाद आपकी बैटरी जो है वो ख़राब मानी जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 200 किलोमीटर चली थी गाड़ी, बाद में आपकी 5 साल बाद गाड़ी 50 किलोमीटर चल रही है, दैट इज़ ओके, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वारंटी परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं है ना, कहीं पर लिखा हुआ है कि इसमें कितने % कैपेसिटी के ऊपर।
दूसरी चीज़ बताऊँ मैं आपको, कैपेसिटी जहाँ पर दी जा रही है 70% कैपेसिटी, आप थोड़ा सा हिसाब लगाइएगा। मान लीजिए 30 एम्पेयर की बैटरी है, ठीक है जी, और उसमें 70% यानी कि 30% का डिग्रेडेशन हो गया, यानी कि 3 करीब 9 एम्पेयर का डिग्रेडेशन हो गया, यानी कि 21 एम्पेयर की बैटरी आपकी मानी जा रही है कि 21 एम्पेयर की बैटरी हम आपकी रखेंगे, ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ 21 एम्पेयर की बैटरी का मेंटेन रखने का मतलब है कि ये एक्सेप्टेबल है ना, कि 9 एम्पेयर जो आपको ख़त्म हो गया वो एक्सेप्टेबल है ना जी। यहाँ के मान लीजिए 2 साल बाद भी आपकी बैटरी 21 एम्पेयर पर आ जाती है तो दैट इज़ ओके। अगर 20 एम्पेयर पर चलेगी तो आपको कितना बढ़ाना है, उनको 1 एम्पेयर बढ़ाना है आपके लिए, केवल 1 एम्पेयर बढ़ाना है। 1 एम्पेयर बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, कई बार बैलेंसिंग से भी बढ़ जाएगा वो तो, और मान लीजिए बैलेंसिंग से नहीं बढ़ता है तो एक आध सेल चेंज कर देंगे, उतने में बढ़ जाएगा। तो 1 एम्पेयर बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। और डिग्रेडेशन स्टैंडर्ड है जो वो माना जाता है, वो तो एक्सेप्टेबल है, वो स्टैंडर्ड है, वो तो कम होगा ही होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कोई बैटरी ले ली 10 साल चलने वाली है तो 10 साल नहीं चलेगी भाई साहब। और ख़ासतौर बताऊँ मैं आपको, जैसे ओला में तो आते हैं ना 8 साल की वारंटी, तो ओला तो डीप डिस्चार्ज को भी नहीं कवर करता, और डीप डिस्चार्ज तो कभी ना कभी होता ही होता है। आप हमेशा ऐसा कंडीशन में नहीं रहता कि हमेशा आप चार्जर आपके पास होगा, हमेशा लाइट आपके आसपास ही होगी, हमेशा चार्जिंग स्टेशन आपके आसपास होगा, हमेशा ऐसा नहीं होता। पेट्रोल वाली गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है भाई साहब, जबकि पेट्रोल हर जगह अवेलेबल है। अब लोगों को धक्का लगा पेट्रोल पंप पहुँचना पड़ता है। जो चीज़ इतनी ईजिली अवेलेबल है उसमें ऐसा नहीं हो पाता, तो आप बैटरी वाली गाड़ी में सोच सकते हैं कि ऐसा कभी होगा ही नहीं कि आपकी गाड़ी डीप डिस्चार्ज होगी, होती है। हमारे यहाँ गाड़ियाँ आती हैं डिप डिस्चार्ज होके, ठीक है जी। तो ओला तो आपको वो वारंटी देगा नहीं डिप डिस्चार्ज में, आपको नई बैटरी लेनी पड़ेगी, और फिर नई बैटरी की कॉस्ट आपको तो बेयर करनी पड़ेगी, भले आपकी गाड़ी 3 साल पुरानी क्यों ना। तो पहले समझिए चीज़ों को कि चल क्या रहा है। और जो आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, गाने चलने वाली बातें बता रहे हैं ना भाई साहब, 2019 में ग्लोबल मोटर्स की गाड़ी आती थी, उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती थी, ठीक है। और 4-6 दिन के बाद कोई कनेक्ट नहीं करता। जिस शहर में आप रहते हैं ऑलमोस्ट उस शहर को आप अच्छे जानते हैं, आप जीपीएस भी यूज़ नहीं करेंगे, जीपीएस के लिए कंटिन्यू डाटा चाहिए होता है, बैटरी कंज्यूम करता है जीपीएस, ठीक है जी। ये जो फीचर जो होते हैं, ये फीचर सिर्फ कहने में अच्छे लगते हैं, यूज़ कोई नहीं करता। कितनी ओला सड़क पे चल रही है गाना बजाते हुए, और अगर चलती है तो अच्छा लगता है सुनते हुए, हो सकता है किसी को अच्छा लगता है बट ज़्यादातर लोगों को नहीं अच्छा लगता, ठीक है जी। और वो तो 2019 में ग्लोबल मोटर्स में गाड़ी आती थी, उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तभी थी। अब आज भी आती बहुत सारी गाड़ी में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। इवन आप खुद कर लेंगे कनेक्टिविटी, एक मॉड्यूल लेके स्पीकर ला के आप अपनी गाड़ी में खुद ही बना लीजिए, बहुत छोटा सा काम है। तो मेरे कहने का मकसद ये था, मैं किसी की कंपनी की बुराई नहीं कर रहा, किसी की पसंद की बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका एक्चुअल जो यूज़ है ना जी, आप एक्चुअल कितना गाड़ी पे खर्चा करना चाहते हैं। आपने गाड़ी अगर बचत के लिए तो आपको सर्विस का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सर्विस आपको कितनी करानी है या कितने रेगुलर है सर्विस कराने में, क्योंकि अगर आप सर्विस पे थोड़ा मिस कर जाएंगे तो आपको वारंटी तुरंत ख़त्म हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो आप पहले समझिए अपना यूजेज, आप खर्चा कितना कर सकते हैं गाड़ी में। मैंने देखा है लोगों को गाड़ी ले लेते हैं और उसका गाड़ी में जब कुछ डेंट या टूट फूट आ जाती है तो उसको वो लेके जाते हैं लोकल मिस्त्री के पास कि प्लास्टिक को वेल्ड कर दो कैसे करके, ताकि प्लास्टिक का जो टूट गया ये वो नया न डलवाना पड़े। तो लोगों की ये तो मेंटेलिटी है, तो आप क्या चलाएंगे गाड़ी अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने एक हाई एंड वाली गाड़ी ले ली है, तो उसका खर्चा भी तो हाई एंड होगा। और जो टेक्नोलॉजी बताई जाती है ना आपको, जैसे आजकल की एक फिर वही कहानी आ गई कि एक नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करा जा रहा है कि हमने वायर जो है अंदर से हटा कर, और वो जैसे आपके कंप्यूटर देखा हो ना, कपलर्स होते हैं लगाने के लिए, वो जो स्ट्रिप आती है पूरी वैसी वाली, जो ही कुछ बोलते हैं मुझे नाम नहीं मालूम मुझे उसका, तो वो लगाना शुरू कर दिया है। अब उसको लोग टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कह रहे हैं, जबकि वो है नहीं ऐसा, वो लोड नहीं ले सकता उस लेवल का। तो गाड़ी लेने से पहले चीज़ें जान लीजिए, कंडीशन जान लीजिए, अपना यूजेज जान लीजिए, और सारी जो उसकी कंडीशंस हैं वो समझ लीजिए, उसके बाद गाड़ी लीजिएगा। क्योंकि अगर ऐसी आपने
कहे सुने और फीचर और इन सब के ऊपर गाड़ी ले लिया आपने, तो शायद आपको आगे चल के समस्या खड़ी हो जाए और आपको लगे यार गाड़ी बड़ी महंगी पड़ रही है, खर्चा बहुत हो रहा है गाड़ी में, इससे तो पेट्रोल वाली गाड़ी अच्छी थी। ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन तब जब आपको पता हो कि आपने लिया क्या है और आपका एग्जैक्ट पर्पस क्या था और आपका यूजेज कितना है। अगर यूजेज कम है आपको और आपने गाड़ी हाई एंड वाली ले रखी है तो भाई साहब खर्चा आपका ज़्यादा होना ही होना है, फिर आपकी बचत नहीं होगी, है ना जी। तो इसलिए पहले जान लीजिए कि आपको चाहिए क्या, फ़ीचर आपको क्या एग्जैक्टली चाहिए, उसका यूज़ है आपके पास या नहीं है। खाली बोलने के लिए, लोगों को बताने के लिए हमारी गाड़ी में ये है, उससे कुछ नहीं होता भाई साहब। जेब आपकी ढीली होगी, है ना जी, और ख़र्चा आपको ही करना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो सोच समझ के गाड़ी लीजिए। और तब ईवी आपके लिए बहुत अच्छी है, एंजॉय कीजिए अपनी ईवी को, लेकिन जानकारी लेने के बाद। थैंक यू।